हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार यूपीएससी प्रैक्टिस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें क्या है मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि प्रीलिम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो इसके बारे में हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। इसमें क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसे कौन बनाता है? आरबीआई का यानी कि आरबीआई और केंद्र सरकार मिलकर बनाती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है केंद्र सरकार का एक यानी कि धारा है 45B। केंद्र सरकार की धारा 45B के तहत क्या है मॉनेटरी पॉलिसी बनाई गई है। इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य होते हैं आरबीआई की तरफ से होते हैं, और 3 जो होते हैं किसकी तरफ से होते हैं? यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी का मुख्य रूप से काम क्या होता है? मुख्य रूप से काम होता है क्या, यानी कि जो मार्केट में क्या है मुद्रा की आपूर्ति यानी कि मनी सप्लाई को नियंत्रित रखना, यानी कि ना कि ज़्यादा यानी कि मुद्रास्फीति ज़्यादा ना हो, यानी कि महंगाई भी ज़्यादा ना हो, और क्या है यानी मंदी भी बहुत अधिक ना हो सके। तो मुख्य रूप से यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का क्या काम होता है? पहला है कम और स्थिर मुद्रास्फीति, यानी कि कम और स्थिर महंगाई, यानी महंगाई क्या है स्टेबल फॉर्म में हो। दूसरा क्या है वित्तीय समावेशन, यानी कि वित्तीय समावेशन होना चाहिए। दूसरा इसका कार्य है वित्तीय समावेशन का। उसके बाद तीसरा है समावेशी विकास, यानी कि समावेशी विकास का मतलब है कि सभी के साथ यानी कि सभी को विकास की यात्रा में शामिल करना। तो मॉनेटरी पॉलिसी का मुख्य काम बता दिया हमने क्या है, यानी कि स्थिर एवं कम मुद्रास्फीति, कम एवं स्थिर मुद्रास्फीति, वित्तीय स्थिरता और समावेशी विकास। और इसमें क्या बताया हमने कि 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई की तरफ से और 3 केंद्रीय बैंक यानी कि केंद्रीय सरकार, जिसे कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? आरबीआई का गवर्नर ही इसकी अध्यक्षता करता है। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है उसकी हर 2 महीने में क्या होती है एक बैठक होना आवश्यक है। इसका मतलब ये क्या कि एक साल में इसकी मिनिमम कितनी 6 बैठकें होती हैं। तो चलिए, यानी कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई जो होता है कुछ मतलब आवश्यक यानी कि कुछ नीतियाँ बनाता है। उसमें क्या होता है मुख्य रूप से इसके पास कुछ उपकरण है। पहला क्या है मात्रात्मक उपकरण है, यानी कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, यानी कि मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है इसके पास कुछ उपकरण है, यानी कि कुछ उपकरण है जिसमें क्या है मात्रात्मक है, दूसरा गुणात्मक है। गुणात्मक का मतलब क्या है कि जो है पूरे के पूरे मार्केट पे असर नहीं डालेगा, लेकिन मात्रात्मक क्या होते हैं ये पूरे के पूरे मार्केट पे असर डालते हैं। सबसे पहले इधर अगर गुणात्मक की बात देख ली जाए, पहला होता है सीमांत आवश्यकता, यानी कि सीमांत आवश्यकता का मतलब है कि आरबीआई का गवर्नर जो है यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी ऐसा कर सकती है कि कोई भी अगर ऋण लेना हो, ठीक है, तो ऋण लेने के लिए हमें क्या होता है उसके आवाज़ में क्या जो यानी कि जमानत राशि जो भी यानी कि होती है ऋण लेने के लिए हमें क्या होता है कुछ यानी कि उसके एवज में रखना पड़ता है। जैसे अगर हमें 1 लाख का अगर ऋण लेना है, अगर उदाहरण के लिए समझे, अगर हमें 1 लाख का ऋण लेना है तो उसके लिए हमें क्या कुछ यानी कि जमानत के रूप में भी तो रखना पड़ता होगा। तो अगर उस राशि को बढ़ा दिया जाए, जैसे कि 1 लाख के ऋण लेने के लिए मान लिया अभी हमें अगर एक बाइक को रखना पड़ता है या फिर एक कार को रखना पड़ा अगर गिरवी में, तो अगर उसको बढ़ा के अभी क्या कर रहा है कि आरबीआई का गवर्नर बोल दे कि अभी 1 लाख का ऋण लेने के लिए क्या आपको एक यानी कार के साथ में एक बाइक भी रखनी पड़ेगी। तो इसे ही कहेंगे क्या सीमांत आवश्यकता को बढ़ाना। तो पहला क्या सीमांत आवश्यकता को अगर बढ़ा देगा आरबीआई यानी कि आरबीआई का गवर्नर जो कि मॉनेटरी पॉलिसी का अध्यक्ष करता है, तो क्या हो जाएगा अध्यक्षता करता है, तो क्या हो जाएगा कि यानी कि ऋणों की यानी कि ऋण लेना महंगा पड़ जाएगा। तो इसे कहेंगे सीमांत आवश्यकता को बढ़ाना। दूसरा है साख की राशनिंग। साख की राशनिंग का मतलब है कि अगर क्या कर दिया जाए कि जो ऋण दिया जाएगा उसको क्या है कैटेगरी वाइज यानी कि अलग अलग डिवाइड कर दिया जाए। जैसे कि अगर बोल दिया जाए कि यानी कि अगर एग्रीकल्चर में ऋण दिया जाएगा और क्या है बीमा सेक्टर या फिर जो क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उस क्षेत्र में ऋण यानी कि कम दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा साख की राशनिंग उसे कहा जाएगा, यानी कि ऋणों का जो है क्या वर्गीकरण करना ही साख की राशनिंग कहलाता है। तो उसमें क्या होगा यानी कि किसी को प्रायोरिटाइज कर दिया जाएगा, यानी कि किसी को क्या है वरीयता दी जाएगी और किसी को वरीयता नहीं दी जाएगी। उसके बाद में आता है नैतिक प्रभाव। नैतिक प्रभाव का मतलब यानी कि सामान्य दबाव बनाना, क्योंकि एक अथॉरिटी होती है उसका एक अपना दबाव होता है, तो उसे क्या कहते हैं नैतिक प्रभाव। जैसे कि समाचार प्रेस में एक रिलीज कर देना यानी कि अपना एक नोटिफिकेशन दे देना किया है कि बैंक लोग हैं बैंक हैं
कितना ऋण किस सेक्टर में दे सकती है। तो इसे क्या कहेंगे, नैतिक प्रभाव। लेकिन मुख्य रूप से क्या होते हैं, मेन इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि प्रीलिम्स में इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो इसमें पहले क्या होता है, बैंक दर यानी कि मात्रात्मक प्रभाव, जो कि आप पूरे के पूरे मार्केट पे प्रभाव डालते हैं। पहला है बैंक यानी कि बैंक रेट, दूसरा है रिवर्स रेपो रेट, तीसरा है रिवर्स रेपो रेट, उसके बाद में केस रिजर्व रेशियो, उसके बाद में SLR यानी कि स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, उसके बाद में ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये सारे के सारे क्या है, मात्रात्मक उपकरण हैं। तो मात्रात्मक उपकरण क्या होते हैं, पूरे के पूरे मार्केट पे इफेक्ट डालते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले क्या है बैंक रेट। बैंक रेट का मतलब क्या होता है कि बैंक रेट एक ऐसी दर है, यानी कि ऐसी दर है जिसपे क्या होता है, कोई भी यानी कि वाणिज्यिक बैंक जो है दीर्घकालिक यानी कि दीर्घकालिक ऋण लेने के लिए, यानी RBI से क्या है, अगर दीर्घकालिक ऋण लेना है तो बैंक रेट के जरिए लेते हैं। यानी जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं अगर RBI से ऋण लेती हैं यानी दीर्घकालिक, तो उसे क्या कहेंगे, बैंक दर कहेंगे। अब RBI का गवर्नर क्या RBI क्या कर सकती है इससे, कि जो है अगर बैंक रेट को बढ़ा दें, यानी कि अगर देखते हैं पहले तो आप समझ गए क्या बैंक रेट क्या होता है, यानी कि RBI से कोई भी वाणिज्यिक बैंक अगर दीर्घकालिक ऋण ले रही है तो उसे क्या कहेंगे, बैंक दर कहेंगे। किसके बदले में, कोई भी यानी कि सिक्योरिटी जो होती है, सिक्योरिटी होती है, जैसे कि यानी कि सरकारी प्रतिभूति हो गई, बॉन्ड हो गए, ट्रेजरी बिल्स हो गए, ये सारे इसके बदले में क्या हो सकता है, ऋण ले सकती है। तो अगर RBI गवर्नर जो है यानी कि RBI की जो RBI है अगर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना चाहती है तो बैंक रेट है इसको क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। अभी देखिए अगर बैंक रेट बढ़ गई तो क्या होगा, यानी कि जो वाणिज्यिक बैंकें होंगी वो सारी की सारी क्या होगी, ऋण लेना कम कर देंगी। क्यों, क्योंकि उसको बैंक रेट यानी कि अगर बढ़ गया तो उससे ऋण लेना क्या होगा, महंगा पड़ जाएगा। अभी उसको ऋण लेना महंगा पड़ेगा तो वो क्या होगा, वो भी जो अगर ग्राहक जो आएगा उसके पास, यानी कि ग्राहक जो होगा उसको भी क्या जो कहीं ऋण देगी वो भी क्या महंगे ब्याज पर देगी। तो अभी क्या ग्राहक भी यानी कि जो बैंकें हैं वो भी क्या होंगी, थोड़ा डिमोटिवेट हो जाएंगी। तो डिमोटिवेट हो जाएंगे यानी कि वो कम ऋण लेंगी, तो कम लेंगी तो क्या है, महंगे ब्याज दर पे ऋण देंगी। तो अभी ग्राहक क्या करेगा, अगर ग्राहक को अगर महंगे ब्याज पे मतलब ऋण मिल रहा है तो ग्राहक क्या होगा, ग्राहक भी डिमोटिवेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से वो क्या होगा, वो भी ऋण कम लेगा। अगर ग्राहक के पास में कम ऋण लेगा इसका मतलब क्या है, मार्केट में यानी कि बाजार में क्या होगा, बाजार में मुद्रा क्या होगी, कम होगी। यानी कि बाजार में अगर पैसा कम होगा तो क्या होगा, हमारी मुद्रास्फीति क्या होगी, नियंत्रित हो जाएगी। यानी कि महंगाई जो होगी, महंगाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, फिर से एक बार दिखा देते हैं क्या है बैंक दर क्या होती है। अगर RBI से कोई भी वाणिज्यिक बैंक दीर्घकालिक के लिए ऋण लेती है, इसके बदले में सरकारी प्रतिभूति हो सकती है, बॉन्ड हो सकता है, डिवेंचर हो सकता है, या फिर कोई भी ट्रेजरी बिल्स हो सकता है। उसके बदले में अगर दीर्घकालिक ऋण ले रही है तो क्या हो जाएगा, वो बैंक दर कहलाएगा। और बैंक दर से RBI जो होती है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए इसका उपकरण का यूज करती है। RBI जो है महंगाई को कम करना चाहती है तो क्या करेगी, बैंक दर को बढ़ा देगी। अगर बैंक दर बढ़ गई तो क्या होगी, जितनी भी वाणिज्यिक बैंकें होंगी वो क्या कहेंगी कि कम ऋण लेंगी। क्योंकि कम लेंगी क्योंकि उन्हें क्या है, महंगे ब्याज दर पे ऋण मिल रहा है, यानी कि उस पर अगर ज़्यादा ब्याज चुकाना पड़ेगा तो उन्हें कम ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा। उसके बाद में अगर उनके पास ऋण कम होगा यानी कि उनके पास पैसा कम होगा तो वो ग्राहक को भी कम यानी कि ग्राहक को भी कम दे पाएंगे। कम देने का मतलब क्या है, वो ऊँची ब्याज दरों पर ऋण देंगे। अगर ग्राहक को ऊँची ब्याज दरों पर ऋण मिलेगा तो ग्राहक क्या करेगा, ऋण लेने से बचेगा। अगर ग्राहक जो है लोन नहीं ले रहा है तो क्या करेगा, यानी कि मुद्रा यानी कि बाजार में मुद्रा की कमी रहेगी। क्योंकि अगर यानी कि जो कस्टमर है उसने अगर जो मतलब लोन ले लिया तो क्या होगा, मुद्रा मार्केट में कमी होगी तो क्या महंगाई से कमी यानी कि महंगाई पे नियंत्रण आ जाएगा। इसी तरीके से हमारा क्या था, रेपो रेट होता है। रेपो रेट क्या होता है हमारा, सेम इसी तरीके से बैंक रेट का इस तरीके से सेम है, पर ये क्या होता है, अल्पकालिक होता है। अल्पकालिक यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई भी वाणिज्यिक बैंक है RBI से अल्पकालिक के लिए ऋण लेती है तो उसे क्या कहेंगे, रेपो रेट कहेंगे। बाकी सेम इसी तरीके से क्या, अगर रेपो रेट को RBI का गवर्नर बढ़ाता है, यानी कि RBI जो है RBI क्या मौद्रिक नीति समिति है, उसमें क्या है 6 सदस्य होता है। तो अगर RBI की यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के तहत तो क्या होगा, वाणिज्यिक बैंकों का क्या होंगी, अल्पकालिक ऋण लेने के लिए क्या होंगी, हतोत्साहित हो जाएंगे, यानी कि वो कम ऋण लेंगे।
अगर कम लेंगी ऋण यानी कि उनके पास पैसा कम होगा तो वो क्या है अपने ग्राहक को भी कम देंगी। अगर अपने ग्राहक को कम देंगी तो यह क्या होगा बाजार में भी क्या मार्केट में क्या पैसा कम रहेगा। और मार्केट में पैसा कम रहेगा तो क्या होगा महंगाई अपने आप ही नियंत्रित हो जाएगी। इसी तरीके से क्या होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है यहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ पे रेपो रेट क्या होता है अल्पकालिक ऋण लेती है वाणिज्यिक बैंकें किससे लेती हैं आरबीआई से लेती हैं। लेकिन रिवर्स रेपो रेट में उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है यहाँ पे वाणिज्यिक बैंकों के पास में क्या होता है वाणिज्यिक बैंकों के पास में जो होता है वाणिज्यिक बैंकों के पास में अगर पैसा होता है वो अगर उनके पास पैसा अधिक हो जाए ठीक है तो उस पैसे को आरबीआई अपने पास जमा कर लेती है। कैसे करती है यानी कि अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियाँ क्या आती हैं वाणिज्यिक बैंकों को दे देती है। उसके बदले में क्या होता है आरबीआई का गवर्नर उनसे पैसा ले लेता है। तो यहाँ पे क्या अल्पकालिक ऋण के लिए हो जाता है। उसके बाद केस रिजर्व रेशियो यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे होता है जितनी भी वाणिज्यिक बैंकें होती हैं अपना नेट टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटी यानी कि नेट टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटी जो होता है यानी कुल जमा एवं आरक्षित अनुपात होता है। यानी कि आरबीआई यानी कि वाणिज्यिक बैंकों के पास में क्या जितना भी मुद्रा जमा होती है उसका एक निश्चित भाग जो होता है आरबीआई क्या होता है अपने पास जमा कर लेता है। यानी कि वाणिज्यिक बैंकों के पास में जितना भी जमा इकट्ठा होता है उसका एक निश्चित भाग क्या अपने पास जमा कर लेती है किसके रूप में कैश के रूप में और उसे क्या कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। तो यानी कि वाणिज्यिक बैंकों का पैसा रहेगा किसके पास में आरबीआई के पास में और आरबीआई क्या करती है उसके बदले में कोई ब्याज भी नहीं देती है। वो एक तरीके से क्या सिक्योरिटी के रूप में माना जा सकता है। अगर वो आरबीआई क्या है कैश रिजर्व रेशियो को भी बढ़ाती है तो सेम इसी तरीके से होगा क्या होगा वाणिज्यिक बैंकों के पास में क्या होगा पैसा कम होगा तो वो ऋण भी महंगा देंगी। अगर ऋण महंगा देंगी तो क्या है यानी कि मार्केट में मुद्रा कम रहेगी। अगर मुद्रा कम रहेगी तो महंगाई क्या है कंट्रोल में रहेगी। उसके बाद में होता है SLR यहाँ पे क्या होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अभी इसमें क्या होता है यहाँ पे आरबीआई जो होता है अपने पास मुद्रा को रखता है लेकिन यहाँ पे क्या होता है नेट टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटी का एक निश्चित भाग यानी एक निश्चित प्रतिशत जो होता है बैंकें जो होती हैं बैंकें क्या होती हैं अपने पास ही रखती हैं अपने पास ही रखना पड़ता है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है आरबीआई के पास रखना पड़ता है। केस रिजर्व रेशियो में क्या होता है एक निश्चित भाग को आरबीआई के पास रखना पड़ता है परंतु SLR का जो होता है बैंकें अपने पास ही क्या होता है अपने पास ही रखती हैं। इसमें क्या होता है सोने के रूप में रख सकती हैं यानी कि SLR वाली जो होती है संपत्ति इसमें क्या होता है बैंक के सोने के रूप में रख सकती हैं विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में रख सकती हैं यानी कि विदेशी मुद्रा के रूप में रख सकती हैं और बॉन्ड के रूप में रख सकती हैं डिवेंचर के रूप में रख सकती हैं और ट्रेजरीबिल्स जो भी जितने यानी कि इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके प्रति यानी उसके बदले में अपने पास ही रख सकती हैं। और उसके बाद में आता है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है यहाँ पे होता है आरबीआई जो होता है आरबीआई क्या होता है सरकारी प्रतिभूतियों को ओपन मार्केट यानी कि खुले बाजार में खरीद और बिक्री करता है खरीद एवं बिक्री करता है क्या आरबीआई करता है किसकी तरफ से सरकारी तरफ से। यानी क्या जितनी भी सरकारी प्रतिभूतियाँ होती हैं उसकी खरीद और बिक्री खुले बाजार में कौन करता है आरबीआई करता है। इसे क्या कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है। क्यों ऐसा क्यों करता है ऐसा सेम वही करता है क्या मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए। अगर मान लिया बाजार में क्या है महंगाई है तो क्या करेगा सरकारी प्रतिभूतियों को बेच देगा। अगर सरकारी प्रतिभूतियों को बेच दिया तो क्या होगा बाजार से मुद्रा आरबीआई के पास चली जाएगी और मार्केट में क्या होगा सरकारी प्रतिभूतियाँ होंगी। तो सरकारी प्रतिभूतियाँ कोई मुद्रा का कार्य तो करेंगी नहीं तो भी क्या होगा बाजार में मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी। और मान लिया बाजार में मंदी है तो क्या होगा सरकार क्या करेगी यानी कि आरबीआई क्या करेगा ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत या फिर इन सभी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हुए क्या करेगा ओपन मार्केट ऑपरेशन को क्या करेगा सरकारी प्रतिभूतियों को क्या करेगा बेच देगा। अगर सरकारी प्रतिभूतियाँ बेच देगा इसका मतलब क्या है उसके बदले में मार्केट में क्या जाएगा पैसा जाएगा प्रतिभूतियाँ किसके पास जाएंगी आरबीआई के पास जाएंगी। तो क्या होगा बाजार में पैसा बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि यानी कि जो मंदी थी उससे भी निपट जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा यानी कि बैंक दर रिवर्स रेट क्या रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट कैश रिजर्व रेशियो SLR ओपन मार्केट ऑपरेशन इन सभी को समझाने की कोशिश की है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।